बीएड करने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें एमएड करनी चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर के कई लॉजिक्स हैं या कई पॉइंट्स हैं। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीसेंट पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना है कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एमएड बीएड और टीचर एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। अगर सेम क्वेश्चन आपको कोई इंटरव्यू में ये पूछ ले कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हायर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन कैसी होगी, तो उसका एक वर्ड में उत्तर होगा मल्टी डिसिप्लिनरी। सो इस वीडियो में हम समझेंगे डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में डिफरेंस, मल्टी डिसिप्लिनरी लेसन क्या होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये इंस्टीट्यूशन कैसी होंगी हमारे इंडिया के फ्यूचर, और इसमें एमएड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके बेस पर आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको एमएड करनी चाहिए। यहाँ एनईपी के पेज नंबर 23 पर यह साफ लिखा है कि टीचर्स एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2030 इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और इन्हीं मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में बीएड, एमएड एंड पीएच की डिग्री प्रोवाइड की जाए। एनईपी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर कितना जोर दिया है, इसका उत्तर इस बात से पता चलता है कि मैंने जैसे ये कैलकुलेट करके देखा है 70 टाइम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म यूज की गई है। इसलिए इस टर्म को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी। मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म को समझने से पहले आइए समझते हैं डिसिप्लिन और सब्जेक्ट टर्म क्या है और इनमें डिफरेंस। यहां डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल ऑफ बिहेवियर नहीं है, स्टूडेंट्स का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना नहीं है। यहां डिसिप्लिन का संबंध नॉलेज के एरिया से। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में हमने साइंस एज नॉलेज एरिया की एग्जाम्पल ली है। जब साइंस एज नॉलेज एरिया को यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, तो वह डिसिप्लिन कहलाता है। इस लेवल पर उस नॉलेज एरिया को फिलोसॉफिकल और रिसर्च वे से पढ़ा और पढ़ाया। यूनिवर्सिटी का मेन काम क्या होता है कि उस नॉलेज एरिया में रिसर्च करके न्यू नॉलेज को फाइंड करना है। आपको ये पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी शब्द भी यूनिवर्सल ट्रुथ से आया है, वो इंस्टीट्यूशन जिसने यूनिवर्सल ट्रुथ को फाइंड करना। सो हायर लेवल पर जो नॉलेज एरिया है उसको डिसिप्लिन कहते हैं। जब उसी डिसिप्लिन में से बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन नॉलेज को कलेक्ट करके स्कूल लेवल पर, उसके स्कूल लेवल पर करिकुलम में इंक्लूड किया जाता, तो वही नॉलेज एरिया सब्जेक्ट कहलाता है। सो साइंस की जब स्कूल लेवल पर, स्कूल प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर बात जब करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट है, और जब हम यूनिवर्सिटी और हायर लेवल पर बात करते हैं तो साइंस डिसिप्लिन है। ऐसे ही आप हिस्ट्री की बात, ज्योग्राफी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्कूल लेवल पर जो नॉलेज बच्चों को दी जाती है उसका मेन पर्पस होता है कि उस नॉलेज को वो अपनी लाइफ में सो डिसिप्लिन में न्यू नॉलेज फाइंड की जाती है थ्रू रिसर्च, एंड सब्जेक्ट में वही नॉलेज का इंपॉर्टेंट पार्ट को अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये डिसिप्लिन्स बने कैसे। ये डायग्राम इस क्वेश्चन का आंसर देगा। एनिमल और ह्यूमन बीइंग में एक डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो। जब से ह्यूमन बीइंग का दिमाग विकसित हुआ है तो उसने अपने इर्द गिर्द के संसार को जानने की इच्छा रखी। धीरे धीरे वो लाइफ के फंडामेंटल या बेसिक क्वेश्चंस तक पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल लाइफ क्या है, डेथ क्या है, गॉड क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
जिन लोगों ने इन लाइफ के बेसिक जनरल क्वेश्चंस का आंसर दिया उनको हमने कह दिया फिलोसोफर्स, और उन्होंने जो आंसर लिखे उनको हमने कह दिया फिलॉसफी। मैंने इस डायग्राम में नॉलेज एज होल के बाद फिलॉसफी को सबसे ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि फिलॉसफी सब डिसिप्लिन की मम्मी है, मदर ऑफ ऑल साइंस। फिलॉसफी आइडियाज देती है और वो डिसिप्लिन अपने एरिया में उस आइडियाज को टेस्ट। धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने अपने इन क्वेश्चंस को डिवाइड करना शुरू कर दिया। जिन्होंने पास्ट पर फोकस किया वो बन गया डिसिप्लिन हिस्ट्री, जिन्होंने वेल्थ पर फोकस किया इकोनॉमिक, जिन्होंने रिलेशनशिप पर फोकस किया सोशियोलॉजी, जिन्होंने मन और बिहेवियर को स्टडी किया वो बन गया साइकोलॉजी, जिन्होंने नंबर लॉजिक रीजनिंग पर फोकस किया वो बन गया मैथ्स, जिन्होंने अर्थ पर फोकस किया वो बन गया ज्योग्राफी, जिन्होंने विजुअल एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक को अपना नॉलेज एरिया बनाया वो आर्ट के एक्सपर्ट बन गए, जिन्होंने कल्चर को फोकस किया अपनी स्टडी के लिए वो चले गए एंथ्रोपोलॉजी में, जिन्होंने वर्ल्ड की स्ट्रक्चर और फंक्शन को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से समझना चाहा वो बन गए साइंटिस्ट। उनका डिसिप्लिन हो गया साइंस। जब हर मेन डिसिप्लिन में फर्दर रिसर्च होती गई, स्पेशलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते गए, तो उनमें से सब डिसिप्लिन बनते गए। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दी है, साइंस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ह्यूमन बीइंग यहीं तक नहीं रुका और जो वो सब डिसिप्लिन थे उनकी फिर कैटेगरी हुई। आप देख सकते हो कि जैसे बायोलॉजी में से जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑटोनॉमी, ऐसे कितने और सब्जेक्ट्स निकल आए और ये उनमें से फर्दर डिवीजन होती गई। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी की ही मेरे पास यहाँ 26 ब्रांचेस हैं। सो इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग नॉलेज को समझते समझते उसको एनालाइज करते करते उस होल नॉलेज को हम पार्ट में तब्दील करते गए। तो ये हमारी अप्रोच क्या हुई? होल टू पार्ट्स। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? एनालिसिस और एनालिटिकल अप्रोच। एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम होल से पार्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी हम पार्ट्स को टीच कर रहे हैं, डिसिप्लिन को इंडिपेंडेंट टीच कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मैथ्स डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, ये सारे डिफरेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब जोर दे रही है कि हमें पार्ट से होल की तरफ मूव करना है। बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया को भी ये पता चल गया कि हमें होल की तरफ मूव करना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये एरो डाउनवर्ड है, ये शो कर रहा है कि हम पार्ट्स की तरफ मूव कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिंथेटिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच या यूनिटी अप्रोच पर फोकस कर रही है, जिसमें ये एरो डाउन से अपवर्ड की होल की तरफ मूव कर रहा है। यानी हम अब इन डिसिप्लिन को सेपरेट टीच नहीं करेंगे, मिलके टीच करेंगे। हमने तो सिर्फ 20 की पॉलिसी में सिर्फ लिखा है कि हम होल एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अमेरिका में जॉन डेवी ने 1896 में पहला प्रोग्रेसिव स्कूल शिकागो यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश करके एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकली होलिस्टिक एजुकेशन या होल नॉलेज की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। एजुकेशन सिस्टम को होल की तरफ ले जाने के लिए, जिसको हम सिंथेसिस, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज भी कहते हैं, 3 वेज हैं। उनमें से पहली है मल्टी डिसिप्लिनरी, सेकंड है इंटरडिसिप्लिनरी, थर्ड है ट्रांस डिसिप्लिनरी। इंडिया ने मल्टी डिसिप्लिनरी को चूज किया है। यहां मैं इन तीनों का डिफरेंस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछोगे तो इस पर भी वीडियो बन जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म को क्लियर करने के लिए आइए समझते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी लेसन क्या होते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो एक टॉपिक या एक लेसन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टीच करना चाहता है। उसने क्या किया कि हिस्ट्री के टीचर को भी इनवाइट कर लिया, पॉलिटिकल साइंस के,
मैथ्स के, एनवायरनमेंट के, लॉ के, एजुकेशन के सभी टीचर्स को इनवाइट कर लिया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब समझ रहे हैं तो उसका पास्ट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पॉलिटिकल साइंस वाला टीचर, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ वाला टीचर, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन वाला टीचर, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, एनवायरनमेंट का टीचर। उस इकोनॉमिक्स के एक लेसन को जब ये सारे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो उस लेसन की नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत वाइड हो जाती है। हमारे एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमने पढ़ना होता है तो इकोनॉमिक्स का टीचर क्लास में आके उस पर लेक्चर देता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है, वट एवर वे ऑफ टीचिंग। तो होलिस्टिक एजुकेशन या मल्टी उसके एक सब ब्रांच मल्टी डिसिप्लिनरी में वो बाकी रिलेटेड डिसिप्लिन्स के टीचर्स को इनवाइट करके उस पर रोशनी डलवाता है। ये देखिए जैसे ये टॉर्च बनी है ना, रोशनी डाल रहे हैं सारे ऐसे ऐसे ना, अगले सिस्टम में ऐसे रोशनी डालेंगे। तो ऐसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट को समझा जा सकता है कि जहां बाकी डिसिप्लिन्स के डिपार्टमेंट सारे मिल के काम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये देखिए एजुकेशन है, पहले तो एजुकेशन अलग अलग पढ़ी जाती थी, अब एजुकेशन को हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के साथ, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, टेक्नोलॉजी के, फिलॉसफी के, सभी के साथ मिलके पढ़ा जाए, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में ये सारे डिपार्टमेंट, इससे ज्यादा बाकी वाले डिपार्टमेंट भी शामिल हों। ये देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रेजेंट सीन है। इसमें मैंने ये जो ब्लॉक बनाया है ये एग्जिस्टिंग किसी डिग्री कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे मैंने इंस्टीट्यूट ए कहा। इसमें कुछ डिपार्टमेंट है, कॉमर्स है, साइंस डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज। ये सेकंड है बी इंस्टीट्यूट, जो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां बीएड करवाई जाती है, क्योंकि ये बाकी इंस्टीट्यूट से इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट। ऐसे ही डाइट, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जहां डीएलएड जो करवाते हैं, इसको मैंने इंस्टीट्यूट सी का नाम दिया। इसके अलावा इंडिया में लॉ कॉलेज भी सेपरेट भी काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, इनको भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट में रखा जाता है। अच्छा, ये ब्लॉक देखिए, इसमें क्या है कि एजुकेशन कॉलेज है जिसमें डीएलएड एलिमेंट्री लेवल की टीचर एजुकेशन भी दी जाती है, बीएड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन भी दी जाती है, एमएड हायर टीचर एजुकेशन भी दी जाती है। तो इन कॉलेजेस को कहते हैं हम कंपोजिट कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 कहती है कि टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2030 इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अब क्या होगा कि जहाँ तो ये स्टैंड अलोन बीएड कॉलेज जो हैं इन कॉलेजेस में मूव हो जाएंगे, और जहाँ इन बीएड कॉलेजेस को ये सारे डिपार्टमेंट्स को अपने में शामिल करना होगा। अब ये कौन सा एस्पेक्ट संभव लगता है? सच तो ये है कि 2030 तक स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस जो हैं बंद हो जाएंगे और इनको बाकी जो बड़े कॉलेज हैं, यहाँ डिपार्टमेंट सारे हैं, वहां शामिल कर लिया जाएगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये बीएड कॉलेज है, ये इधर शामिल हो गया, ये डीएलएड यहाँ हो रही थी, ये भी इधर शामिल हो गया, और ये एमएड वगैरह भी यहाँ पर इधर ये मूव कर गया। ये बन गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहां हमें एमएड की वैल्यू समझ आ सकती है। अब ये सोचिए, जब ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज टीचर की पोस्ट की वैकेंसीज एडवर्टाइज करेगा, टीचर इंटरव्यू में अपीयर होंगे। एक टीचर वो है जिसके पास साइंस की डिग्री है, एमएससी, जहां मैथमेटिक्स की, कॉमर्स की, ओके। तो दूसरा टीचर है जिसके पास साइंस के साथ एमएड भी है। तो ये
इंस्टीट्यूट्स किस टीचर को प्रेफर करेगी? उस टीचर को जिससे वो एक सब्जेक्ट का ही काम ले सकते हैं, या उस टीचर को जिससे वो बीएड को, एमएड को, डीएलएड को, एजुकेशन के बच्चों को टीच करने का काम लेने के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस वालों को टीच करने का काम भी ले सकते। तो ये आपको समझ होगी कि प्राइवेटाइजेशन में वो टीचर प्रेफर किए जाते हैं जो एक से ज्यादा काम कर सकें और फॉर्मली एक से ज्यादा स्ट्रीम को बढ़ा सकें। दूसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी में उस टीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी जिसको एक से ज्यादा डिसिप्लिन की नॉलेज है। और टीचर एजुकेटर मीन जिसने बीएड, डीएलएड और एमएड को टीच करना होता है। सिर्फ एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम डबल मास्टर डिग्री चाहिए। एक तो एमएड, दूसरा स्कूल सब्जेक्ट की जैसे साइंस है, पंजाबी है, कॉमर्स है। तो आप खुद सोचिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में एमएड की वैल्यू कितनी होगी। तीसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ वो टीचर ही आ जाएंगे जो इस वक्त बीएड कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं, तो आपको सीन क्लियर कर, जो मैंने अपनी दूसरी इससे पहली वीडियो बीएड की एडमिशन कब और कैसे होगी में बताया है कि बीएड की टोटल पंजाब में फॉर एग्जांपल 24,000 सीट्स हैं। तो 24,000 सीट्स के लिए एनसीटी के अनुसार 14 टीचर चाहिए 100 सीट के पीछे। अब आप कैलकुलेट करके देख लो कि कितने टीचर एजुकेटर चाहिए जो बीएड में इस वक्त काम करते होने चाहिए। पर सच्चाई ये है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द टीचर एजुकेटर स्कूल गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, जहां अब्रॉड जा चुके हैं, जहां वो जॉब छोड़ चुके। तो अब्रॉड वाले वापस कभी नहीं आएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले कभी प्राइवेट में नहीं आएंगे। तो एमएड के नए कैंडिडेट उनको चाहिए होंगे कि नहीं, अब ये आप खुद सोच सकते हो। आप कंक्लूड कर सकते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 ने जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी का सीन बनाया है उसमें एमएड की वैल्यू कितनी होगी। ये एक पॉइंट डिस्कस किया है मैंने एमएड की वैल्यू के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एमएड की वैल्यू के रिगार्डिंग 6-7 पॉइंट और डिस्कस करूंगा, जैसे स्कूल प्रिंसिपलशिप के लिए, प्रमोशन के लिए, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा।